नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे जिसका नाम है केवल एग्जाम। इसमें हम सितंबर माह की विजन मैगज़ीन को कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें हमने इकोनॉमिक्स का अपना पहला वीडियो अपलोड कर दिया है, लेकिन दूसरे वीडियो में काफ़ी ज़्यादा लंबा चैप्टर होने की वजह से इकोनॉमिक्स एक लंबा लेंथी सेक्शन होता है। इसको कंप्लीट करने के लिए हमें 3 या 4 वीडियो की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से हमने पहला वीडियो अपना अपलोड किया है। दूसरा वीडियो हम बनाने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हो रही है परिसंपत्तियों का विनियम से। न्यू रेगुलेशन ऑफ क्रिप्टो एसेट्स। जो क्रिप्टो करेंसी के एसेट्स होते हैं उनको रेगुलेट करने की बात हो रही, विनियमन करने की बात हो रही है। सबसे पहले देख लेते हैं क्रिप्टो परिसंपत्ति और विनियम की आवश्यकता क्यों है। इसके पहले हम थोड़ा देख लेते हैं इसमें सुर्खियों में क्यों है। मतलब क्रिप्टो परिसंपत्ति के परिचालन की सुर्खियां किस लिए आई। हाल ही में G20 देश ने नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र में को अपनाया है। हाल ही में G20 देशों ने नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र को अपनाया है। इस घोषणा पत्र में अन्य बातों के साथ साथ क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभावित विनियमन को भी शामिल किया गया है। यानी कि इसमें जो क्रिप्टो करेंसी को कैसे वर्ल्ड लेवल पर रेगुलेट करना है उसके बारे में नियम बनाया गया है। भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के विनियम की स्थिति, मतलब भारत में जो क्रिप्टो करेंसीज हैं, जो उनकी संपत्तियां हैं, उनको कैसे मतलब रेगुलेट किया जा रहा है उसके बारे में इसमें बताया गया। कानूनी प्रावधान क्या है। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी के लेन देन, हस्तांतरण, भंडारण व प्रबंधन का काम धन शोधन नियमन धन शोधन निवारण प्रणाली यानी कि PMLA 2002 के अधिनियम के अधीन किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी गतिविधियों में शामिल सभी संस्थाओं को केवाईसी प्रक्रिया को अनिवार्य रूप से लागू करना पड़ता है। साथ ही इसके लिए यह भी अनिवार्य है कि वे सभी संदिग्ध गतिविधियों को दर्ज कराएं। इसके इसके अलावा इससे जुड़े वित्तीय संस्थानों, क्रिप्टो कंपनियों के लिए 5 लाख तक ग्राहकों का वितरण बनाए रखना भी अनिवार्य है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रुख और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय। आरबीआई ने कई बार क्रिप्टो परिसंपत्तियों को लेकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि ये परिसंपत्तियां वित्तीय स्थिरता के लिए खतरा है। 2013 में क्या कहा था आरबीआई ने, एक वक्तव्य जारी कर क्रिप्टो करेंसी सहित आभासी मुद्राओं का उपयोगकर्ता, धारकों और व्यापारियों को उनके उपयोग से जुड़ी संभावित जोखिम के बारे में सावधान किया था। 2017 में किया था। आरबीआई ने बिटकॉइन सहित आभासी मुद्राओं के उपयोगकर्ता, धारकों और व्यापारियों को ऐसी आभासी मुद्राओं से निपटान में जुड़े अलग अलग जोखिम के बारे में सावधान किया था। 2018 में आरबीआई ने एक सर्कुलर यानी परिपत्र जारी कर बैंक और अन्य वित्तीय विनियम संस्थानों को क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले व्यक्तियों और व्यवसाय की सेवाएं प्रदान करने पर रोक लगा दी थी। इस सर्कुलर के प्रभावी रूप से भारतीय निवासियों के लिए क्रिप्टो करेंसी खरीदना या बेचना अवैध बन गया था। तो जो इंडिया में अवैध घोषित किया गया था क्रिप्टो करेंसी को 2018 में, तो वहीं 2013 में आप देखेंगे तो आरबीआई ने इससे क्रिप्टो करेंसी से होने वाले खतरे को के लिए एक सर्कुलर जारी किया था। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी पर आरबीआई की ओर से लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया था। इसके लिए कोर्ट ने कहा था कि यह प्रतिबंध अनुचित और बिना किसी प्रमाण के लगा था। इससे नागरिकों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को भारत में क्रिप्टो करेंसी का उपयोग वैध हो गया था। इससे क्रिप्टो करेंसी के व्यापक रूप को अपनाने का रास्ता खुल गया। विनियमित ढांचा क्या है। वर्ष 2002 में वित्त मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट में डिजिटल रुपए, राज्य समर्थित या क्रिप्टो करेंसी और निजी क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए एक फ्रेमवर्क बनाने का प्रस्ताव दिया था। इस रिपोर्ट में भारत में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग की निगरानी के लिए एक डिजिटल भुगतान विनिमय प्रणाली की स्थापना की गई है। इसी स्थापना की भी सिफारिश की गई थी।
कर व्यवस्था वर्ष कर व्यवस्था देख रहे थे हम लोग। वर्ष 2022 में केंद्रीय बजट में पहली बार, ये याद रखना है, पहली बार कब? केंद्रीय बजट में पहली बार आधिकारिक तौर पर क्रिप्टो करेंसी सहित डिजिटल परिसंपत्तियों पर आभासी डिजिटल परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया था। क्रिप्टो करेंसी को कैसे वर्गीकृत किया गया? किस संपत्ति में? आभासी डिजिटल प्रतिसंपत्ति में वर्गीकृत किया गया था। प्रस्तावित कर व्यवस्था में सरकार ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर 30% आय कर की घोषणा की थी। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि क्रिप्टो करेंसी पर या तो किसी भी आभासी मुद्रा पर जो कितने प्रकार मतलब कि 100 रुपए की अगर वो संपत्ति, उस पर 30% की आयकर की बात की गई थी। कब? 2022 के केंद्रीय बजट में। इसके अलावा केंद्र सरकार ने इस पर अलग से 1% टीडीएस की घोषणा की है। यानी कि टीडीएस आपका होता है, टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, मतलब जिस सोर्स से, मतलब कि हमने आपको डिजिटल करेंसी दिया, हाँ, तो हमारा सोर्स हमसे स्टार्ट हुआ ना, टीडीएस हमसे ही 1% कट जाएगा। यानी आपको 100 रुपए का भुगतान हुआ, तो आपको 99 रुपए पहुंचेगा, पहली बात। दूसरी बात, उस 99 रुपए पे 30% आयकर लग जाएगा। तब जो आपको जो बचा हुआ पैसा होगा वो आपको उस पे मिलेगा। तो टीडीएस जो होता है वो सोर्स ऑफ से होता है, जो जहां से टैक्स सोर्स ही स्टार्ट होता है वहीं पर ही टीडीएस कट जाता है। क्रिप्टो करेंसी के विनियम से संबंधित विभिन्न चुनौतियां, लेकिन उससे पहले भी कुछ है। यहाँ क्रिप्टो करेंसी परिसंपत्तियों के विनियम की आवश्यकता क्यों आई, इसके बारे में देख लेते हैं। उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी व अन्य वित्तीय अपराधों से बचाने के लिए अधिकतर क्रिप्टो का परिसंपत्तियां विनियमन के दायरे में नहीं आए हैं। क्रिप्टो बाजार में अधिक स्थिरता और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय और आर्थिक नीतियों में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए कर चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तीय पोषण जैसी समस्याओं से निपटने के लिए भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के वैश्विक विनियम को कैसे आकार दे रहा है। पहला है, भारत में क्रिप्टो परिसंपत्तियों पर आईएमएफ, एफएसबी यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ तथा वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड सिंथेटिस पेपर का नेतृत्व किया था। इस पेपर में अर्थव्यवस्था पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभाव और सीमा पार चुनौतियों को रेखांकित किया गया है। साथ ही इसमें उन विभिन्न अधिनियमों दृष्टिकोण को भी रेखांकित किया गया है जिससे अपनाया जा सकता है। समावेशी विनियमन का समर्थन, भारत ने ऐसे विनियमन दृष्टिकोण का समर्थन किया है जो वित्तीय समावेशन यानी खास करके वंचित वर्गों के लिए को बढ़ावा देता है। जोखिम न्यूनीकरण, भारत ने अपने नेतृत्व में क्रिप्टो परिसंपत्तियों के लिए धन शोधन और आतंकी वित्त पोषण जैसी समस्याओं को उठाया है और क्रिप्टो विनियम में ऐसी चिंताओं को शामिल करने की मांग की है। क्रिप्टो करेंसी आगे देख लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी के विनियम में विद्यमान चुनौतियां क्या हैं? इसमें पूर्ण प्रतिबंध जो एक चुनौती है। क्रिप्टो परिसंपत्ति से जुड़ी गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण लागत अधिक हो सकती है। साथ ही ऐसे प्रतिबंधों को लागू करना भी तकनीकी रूप से मुश्किल हो सकता है। क्रिप्टो परिसंपत्ति किसी देश की सीमा तक सीमित नहीं है। इसके कारण अलग-अलग तकनीकी के इस्तेमाल से धोखाधड़ी की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके परिणामस्वरूप वित्तीय अखंडता संबंधित जोखिम में बढ़ोतरी होगी और क्षमता पैदा होगी। विनियमन स्थिरता, अलग-अलग देशों में क्रिप्टो विनियमन में तालमेल हासिल करना एक जटिल कार्य बना हुआ है। सामंजस्यपूर्ण वर्गीकरण का अभाव,
अलग-अलग देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को अलग-अलग श्रेणियों में परिभाषित और वर्गीकृत करते हैं। इसके कारण उत्पन्न होने वाले जोखिम को समझने में अस्पष्टता पैदा होती है। साथ ही इसमें बाजार में भाग लेने वालों के लिए अस्पष्टता की स्थिति पैदा हो जाती है। एकीकृत प्रयास ना होना, विभिन्न कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी के कारण निगरानी, पर्यवेक्षण और प्रवर्तन कार्यों के विखंडन अर्थ बिखराव की समस्या मौजूद होती है। नवाचार और जोखिम को संतुलित करना है, सीमा पार का प्रवर्तन करना है। क्रिप्टो करेंसी की वैश्विक विनियम क्या है, ये देख लेते हैं। आईएमएफ और एफएसबी सिंथेटिक्स पेपर हाल ही में संपन्न हुए G20 शिखर सम्मेलन में देश ने क्रिप्टो परिसंपत्तियों के जोखिम और उन्हें विनियमन करने संबंधित फ्रेमवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वित्तीय स्थिरता बोर्ड की रिपोर्ट का समर्थन किया है। इसमें क्रिप्टो परिसंपत्ति पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और 2025 तक डिजिटल परिसंपत्तियों के विनियमन के लिए रिपोर्टिंग तथा लाइसेंसिंग व्यवस्था का निर्माण करने की बात कही है। मार्केट्स इन क्रिप्टो एसोसिएटेड रेगुलेशन, इसे यूरोपीय संघ ने बनाया है। यह क्रिप्टो परिसंपत्ति के लिए पहला अंतर क्षेत्रीय विनियमनीकरण और पर्यवेक्षक फ्रेमवर्क है। बाकी इसके बारे में आप कुल अप्रैल माह की समसामयिक डाउनलोड करेंगे तो उसमें और भी बातें पता चल जाएंगी। और वैश्विक विनियम दृष्टिकोण है, ये सब किसी प्रकार का पेपर में नहीं पूछा जाएगा। ये देख लेते हैं क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभाव और नीतिगत उपाय क्या है। क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभाव और नीतिगत उपाय। माइक्रो इकोनॉमिक स्थिरता का प्रभाव, वित्तीय स्थिरता पर प्रभाव और विनियमन मुद्दे और अन्य कानूनी वित्तीय सत्यनिष्ठा, बाजार की सत्यनिष्ठा, पर्यावरण जोखिम जो है इससे रिलेटेड है। नीतिगत उपाय क्या है, जो आपके मौद्रिक संप्रभुता और स्थिरता की रक्षा करना है, अत्यधिक पूंजी प्रवाह की दशा में अस्थिरता से निपटने के लिए सुरक्षा उपाय करना है, राजकोषीय जोखिम का समाधान करना और एक स्पष्ट कर प्रणाली को अपनाना है, अंतरराष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली पर क्रिप्टो परिसंपत्तियों के प्रभाव की निगरानी करना है, क्रिप्टो परिसंपत्तियों और जीएसजी तथा प्रासंगिक एसएसबी मानकों के लिए एफएसबी के उच्च स्तरीय सिफारिशों को अपनाना है, लक्षित उपायों पर विचार करना है, कानूनी समाधान की पुष्टि करना और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना है, एफएटीएफ मानकों को लागू करना और उनको अलग से और उन्हें अमल में लाना, बाजार की सत्यनिष्ठा से जुड़े मुद्दे को समाधान करना है। आगे की राह क्या हो सकती है इसमें, क्रिप्टो परिसंपत्तियों का प्रभाव व उससे नीतियों को जोड़ना, मतलब जो नीतियां बनाई जा रही हैं उनको क्रिप्टो करेंसी के एक्चुअल जो क्रिप्टो करेंसी की जो परिसंपत्ति से प्रभावित क्या होंगे उनसे जुड़े नीतियां बनाने। पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये डिजिटल मुद्रा होती तो आप पूर्ण प्रतिबंध इसमें लगा नहीं सकते हैं, तो इसको आप रेगुलेट कर सकते हैं। लाइसेंस और पर्यवेक्षक, मतलब कि आप क्रिप्टो करेंसी जारी करने के लिए जो भी देश में एंट्री करेगी उसके लिए आप एक लाइसेंस व्यवस्था ला सकते हैं, जिससे सरकार को पता रहे कि कितनी मुद्रा क्रिप्टो करेंसी के रूप में भारत में रेगुलेट हो रही है। धन शोधन रोधी होना चाहिए, एंटी मनी जो लॉन्ड्रिंग होती है जिससे कि टेरर फंडिंग होती है, सबको रोका जा सकता है। कराधान का स्पष्टीकरण करना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए किस पे कितने कर लगेगा ये स्पष्ट कर देना चाहिए। और साथ ही साथ मजबूत डेटा फ्रेमवर्क, मतलब कि आपके पास एक बहुत ही अच्छा डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए और उसके लिए आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होनी चाहिए जिससे आप उस डेटा को संग्रहित कर सकें। तो पांचवा टॉपिक है आप जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी के युग में डिजिटल समावेशन, मतलब जो प्रौद्योगिकी बढ़ रही है किसी भी क्षेत्र, जो प्रौद्योगिकी भी हमारे जो रिसर्च इनोवेशन हो रहे हैं उसमें डिजिटल समावेशन कितना है इसके बारे में है। हाल ही में ट्राई ने उभरती हुई प्रौद्योगिकी के युग में डिजिटल समावेशन का एक परामर्श पत्र जारी किया है। अन्य संबंधित तथ्य देख लेते हैं। इसका उद्देश्य उभरती हुई प्रौद्योगिकी की तीव्र प्रगति
के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों और अवसरों का पता लगाना तथा उनका समाधान करना है। इसके तहत समाज तथा उद्योगों के सभी क्षेत्रों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई सेक्टर के मध्य के मध्य समावेशिता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। उभरती हुई प्रौद्योगिकी के युग में डिजिटल समावेशन का महत्व देख लेते हैं। ये विस्तृत जॉब मार्केट का एक जो बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए लोगों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। सर्दी सर साथ ही वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम के फॉर्च्यून ऑफ जॉब रिपोर्ट 2023 के अनुसार डेटा विश्लेषक और मनोवैज्ञानिकों की मांग का 30 से 35% की वृद्धि होने की संभावना है। उन्नत शिक्षा के लिए डिजिटल समावेशन और ऑनलाइन शिक्षा से शिक्षा की लागत में कमी आ सकती है। साथ ही डिजिटल विभाजन को भी कम किया जा सकता है। एआर और वीआर जैसे तकनीकों ने छात्रों को घटनाओं और प्रयोगों की कल्पना करने में सक्षम बनाया है। इससे सीखने की प्रक्रिया अधिक सक्रिय और प्रभावी समर्थक बनाया है। आप कुछ शब्दावली देखें। उभरती हुई प्रौद्योगिकी एक ऐसी शब्दावली है जिसका उपयोग आमतौर पर एक निश्चित समय में नई और अत्याधुनिक और भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकी का वर्णन के लिए किया जाता है। इसका शब्दावली का प्रयोग मौजूदा प्रौद्योगिकी के निरंतर विकास के लिए किया जा सकता है। इसमें 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, लेजर टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग आदि शामिल हैं। अब समावेशी कार्यस्थल देख सकते हैं। हाँ, डिजिटल समावेशन के कार्यस्थल पर भागीदारी में सुधार होता है। साथ ही पुरुष और महिलाओं और दिव्यांग कर्मचारियों के लिए रोजगार के अवसरों के बीच मौजूदा अंतराल को समाप्त किया जा सकता है। बेहतर वेतन और मजदूरी, इसमें उन्नत आईटी कौशल और डिजिटल समावेशन से कार्यबल में व्यक्तिगत कमाई की संभावना बढ़ सकती है। और स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल समावेशन स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच, समर्थता और गुणवत्ता में सुधार ला सकता है। साथ ही इसमें आप देखेंगे डिजिटल समावेशन का एक रूप देखेंगे, डिजिटल स्वीकृति, डिजिटल साक्षरता और डिजिटल पहुंच। हाँ, सबसे पहले देखेंगे कि सहायक डिजाइन, वहनीता, कनेक्टिविटी और उपलब्धता होनी चाहिए। उसके बाद इससे बढ़ेंगे तो अनुमति मिलेगी। सूचना प्रौद्योगिकी और मीडिया साक्षरता होनी चाहिए। साथ ही विश्वास इसके उपयोग और क्षमता के बारे में जागरूकता करना है, जो होगा आपको सूचना प्रौद्योगिकी से और आवश्यकता और किस लिए आवश्यक होगा, इस सहायक डिजाइन वहनीता के लिए आवश्यक होगा। साथ ही आप देखेंगे, आप सूक्ष्म और लघु उद्योग के बारे में देखेंगे। जो एमएसएमई सेक्टर के लिए डिजिटलीकरण के लाभ क्या हैं? हाँ, यह मनुष्य के श्रम व त्रुटि को कम करेगा तथा एमएसएमई के कामकाज की समग्र दक्षता में सुधार करेगा। एमएसएमई अपने ग्राहकों की संख्या का विस्तार करने और बिक्री बढ़ाने के लिए ई-कॉमर्स वेबसाइट और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके अपनी पहुंच में वृद्धि कर सकता है। ऑनलाइन मार्केट प्लेस और पीयर टू पीयर लेंडिंग जो होता है, पीयर टू पीयर लेंडिंग प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल ऋण प्लेटफॉर्म की सहायता से एमएसएमई की वित्त तक पहुंच आसान होगी। इसमें ग्राहकों के डेटा का कुशल भंडारण और प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सकता है। एमएसएमई के समक्ष विद्यमान चुनौती, मतलब इसमें विद्यमान चुनौती क्या है? इंटरनेट की खराब गुणवत्ता जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो ऑनलाइन उपभोक्ताओं के लिए कठिन पड़ सकती है। साथ ही भारत में एमएसएमई के डिजिटल समावेशन के लिए की गई पहलें क्या हैं? हाँ, जो तब अब तक सरकार ने क्या इसके लिए एक नई रणनीति या कोई नई पहल क्या बनाई है? जिसमें उद्यम पंजीकरण पोर्टल बनाया गया है। जो उद्यमी होंगे एमएसएमई सेक्टर के, वो अपना पंजीकरण कर सकेंगे। एमएसएमई के संपर्क के लिए क्या है? यह एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह नौकरी की तलाश करने वाले एमएसएमई क्षेत्र में भर्ती करने वाले लोगों को एक मंच प्रदान करता है। उसके बाद चैंपियंस क्या है? क्रिएशन एंड हार्मोनाइजेशन एप्लीकेशन फ्रॉम मॉडर्न प्रोसेसर्स फॉर encrypted the output and national
स्ट्रेट योजना जो है, आप ये पूछ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रही चैंपियंस क्या है? चैंपियंस जो है ये एमएसएमई सेक्टर से रिलेटेड है। इसका उद्देश्य जो है एमएसएमई के आधुनिक प्रौद्योगिकी को उपयोग को बढ़ावा देने और उनकी उपयोगिता और उनकी उत्पादकता का प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ाने और उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए करता है। एमएसएमई ग्लोबल मार्केट प्लस जो एमएसएमई ग्लोबल मार्केट प्लेटफॉर्म जो है यह एक बिजनेस टू बिजनेस यानी बी टू बी वेब पोर्टल है। यह एमएसएमई के ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाने का अवसर देगा। इससे उत्पादन और सेवाओं को बाजार तक पहुंच में मदद मिलेगी। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स का लक्ष्य डिजिटली एकाधिकार पर अंकुश लगाने के लिए नए अवसर पैदा करना है। एमएसएमई को उनके व्यवसाय संचालन के लिए ई-कॉमर्स का उपयोग करने में सक्षम बनाकर उनके डिजिटलीकरण में सहायता करना है। उभरती हुई प्रौद्योगिकी के युग में डिजिटल समावेशन से प्राप्त चुनौतियां क्या हैं? सबसे पहले इसमें पहुंच। भारत के बहुत बड़ी जनसंख्या तक अभी भी इंटरनेट की पहुंच नहीं है, तो ये सबसे बड़ी समस्या है। अवसंरचना का अभाव है। हम 5G नेटवर्क तो लगा दिए हैं, लेकिन बहुत ही सीमित क्षेत्रों तक हम 5G को पहुंचा पाए हैं। और एआई प्रौद्योगिकी में भी हमारा निवेश बहुत कम चल रहा है। इसलिए यह एक जो एमएसएमई के लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती हो और वहनीयता इसमें बहुत कम है। भारत में 2022 में इंटरनेट युक्त सबसे सस्ते स्मार्टफ़ोन की कीमत लोगों के औसत मासिक आय से 35.91% के बराबर है। यानी कि जितना रुपए भारतीय लोग कमाते हैं उससे मतलब कि अगर ₹100 कमा रहे हैं तो ₹35 का फ़ोन ही उसमें से ही मासिक औसत के हिसाब से आता है। सीमित डिजिटल साक्षरता। हमारे इंटरनेट की पहुँच कम होने के कारण जो इंटरनेट की साक्षरता है वह बहुत कम है लोगों में और साइबर हमले तो आए दिन होते ही रहते हैं भारत में। ये भारत में क्या ये पूरे विश्व की एक बहुत बड़ी जटिल समस्या है जिससे निपटने के लिए G20 में बहुत सी बातें हुई हैं, बहुत से हस्ताक्षर हुए हैं, जिसमें कि साइबर हमला को एक चुनौती के तौर पे देखा गया है वर्तमान में। उभरती हुई प्रौद्योगिकी के युग में डिजिटल समावेशन से संबंधित की गई पहलें क्या हैं? हाँ, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए क्या किया गया? सर्विस यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है ये किया गया है। यह भारत टेलीकॉम अधिनियम 1985 के तहत स्थापित किया गया। यह सुदूर और ग्रामीण क्षेत्रों में विश्वसनीय एवं सबके लिए सुलभ दूरसंचार नेटवर्क किफायती पहुंच के लिए सहायता प्रदान करता है। भारत नेट परियोजना जो है इस भारत नेट परियोजना में ये है, इसे पहले नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के नाम से जाना जाता था। इसका उद्देश्य देश भर के सभी ग्राम पंचायतों और गाँवों को ऑप्टिकल फाइबर केबल के उपयोग करके हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से जोड़ना है। तीसरा है आपका नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2019 का। इसका उद्देश्य जो है ब्रॉडबैंड कनेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है। इसके अलावा पूरे देश में ऑप्टिकल फाइबर केबल टावरों सहित डिजिटल संरचना नेटवर्क का अवसंरचना व डिजिटल फाइबर मानचित्र तैयार करना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम है। इसका विजन निम्नलिखित 3 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। प्रत्येक नागरिक के लिए एक मुख्य यूटिलिटी के रूप में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हाई स्पीड इंटरनेट, सुरक्षित साइबर स्पेस उपलब्ध कराना है। मांग आधारित शासन एवं सेवाओं के उपलब्ध को सुनिश्चित कराना है। नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण भी करना है। डिजिटल सेवाओं के वरीयता के लिए क्या-क्या किया गया? राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 इसमें स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट सहित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के घरेलू विनिर्माण तथा निर्यात को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इसके तहत 2025 तक 1 बिलियन मोबाइल हैंडसेट का उत्पादन करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। साथ ही डिजाइन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत इंटीग्रेटेड सर्किट, चिपसेट आदि के लिए सेमीकंडक्टर डिजाइन के विकास और उनके इस्तेमाल के विभिन्न चरणों को सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना 5 वर्ष की अवधि के लिए है। इसके तहत वित्तीय प्रोत्साहन के साथ साथ डिजाइन संबंधित बुनियादी ढांचों के लिए भी सहायता
आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। डिजिटल साक्षरता के लिए क्या-क्या किया गया? प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता मिशन। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 6 करोड़ लोग जो कि 14 से 60 वर्ष की आयु को प्रशिक्षित देकर उन्हें डिजिटली रूप से साक्षर बनाना है। इसमें कंप्यूटर या डिजिटल एक्सेस डिवाइस, टैबलेट, स्मार्टफ़ोन आदि संचालित करके ईमेल भेजने और प्राप्त करने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। डिजिटल कौशल कार्यक्रम यह उभरती हुई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 1 करोड़ छात्रों को ए 1 करोड़ छात्रों को इंटर्नशिप, अप्रेंटिस और रोजगार सहायता देने पर केंद्रित है। इसके लिए उन्हें कौशल, पुनर्कौशल और कौशल अपग्रेडेशन की सुविधा दी जा रही है। आगे की राह क्या है? नीतिगत हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, हाई स्पीड इंटरनेट होना चाहिए आपका, कर में छूट देनी चाहिए, मतलब कि जो भी आप नए लोगों को निवेश में बुलाना चाहते हैं, उनको लिए कर में छूट देने चाहिए। हितधारकों का सहयोग भी होना चाहिए। डिजिटल समावेशन के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास देख लेते हैं। स्मार्ट नेशन सिंगापुर प्रोग्राम। इसके तहत डिजिटल डिजिटल फर्स्ट सिंगापुर का विज़न रखा गया है। इसमें डिजिटल गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नमेंट, डिजिटल इकोनॉमी और डिजिटल सोसाइटी स्मार्ट सिंगापुर के 3 स्तंभों के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा स्वास्थ्य, परिवहन, शहरी जीवन, सहकारी सेवाएं और व्यवसाय में परिवर्तन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाली प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाता है। ये हो गया आपका। ये एआई की नौकरियों के बारे में है थोड़ा। एलआईओ देख लेते हैं। एलआईओ ने जनरेटेड एआई की और नौकरियों की गुणवत्ता और मात्रा पर संभावित प्रभाव का विश्लेषण, वैश्विक विश्लेषण नामक शीर्ष से एक वर्किंग पेपर जारी किया है। जीएआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक शाखा है। यह एक डीप लर्निंग मॉडल है जो जो उस डेटा के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले टेक्स्ट, इमेजेस और अन्य करंट तैयार कर सकता है, जिन पर उसे प्रशिक्षित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ओपन एआई, चैट जीपीटी, गूगल का बॉर्ड आदि है। यह जटिल भाषा संरचनाओं को समझने के लिए एंड्रॉयड नेचर लैंग्वेज प्रोग्राम का उपयोग करती है। एंड्रॉयड नेचर प्रोग्राम एक मशीन लर्निंग तकनीक है जो कंप्यूटर को मानव की भाषा की व्याख्या करने, बदलाव करने और समझने की क्षमता प्रदान करती है। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु ये हैं। जीएआई की व्यवसाय को पूरी तरह से स्वचालित होने के बजाय रोजगार में वृद्धि होने की अधिक संभावना है। जीएआई को अपनाने से विकसित अर्थव्यवस्था की तुलना में कम आय वाली अर्थव्यवस्था में नौकरियों का तुलनात्मक रूप से कम खतरा है। हाँ, प्रौद्योगिकी को अपनाने में कुप्रबंधन की वजह से लैंगिक दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं। इसमें महिलाएं अधिक प्रभावी होंगी। प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? नौकरी से वंचित होने वाली दशा में किसी अन्य पद पे नियुक्ति, प्रशिक्षण को प्रोत्साहन करने के लिए नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच वार्ता को बढ़ावा देना चाहिए। सामाजिक सुरक्षा और कौशल विकास के कार्यक्रम को बढ़ावा देना चाहिए। नौकरी की गुणवत्ता में वृद्धि करनी चाहिए। प्रशिक्षण देना और आय समर्थन से ऑटोमेशन के लैंगिक प्रभाव कम हो जाते हैं। एआई के विनियमित करने वाले कानून बनाने चाहिए। इसके लिए श्रमिक नियोक्ताओं और सरकारों को शामिल करने वाली त्रिपक्षीय व्यवस्था को सक्रिय करने की जरूरत है। 6वां टॉपिक है भारत में खाद्य मुद्रास्फीति का प्रबंधन। इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च एंड इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशन के अनुमान 2023 में अनाज निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से किसानों को कम से कम 45,000 करोड़ की हानि हुई है। मतलब कि हमने जो निर्यात अभी रोक दिया था, चावल का निर्यात रोक दिया था, गेहूं का निर्यात रोक दिया था, किस कारण से? जब हमारा रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा था, उसकी वजह से हमने जो आयात था, जो निर्यात सॉरी, उस पे हमने रोक लगा दी थी। तो उस निर्यात के रोक लगाने से
जो किसान थे उनको 45,000 करोड़ की हानि हुई है। यह एक अनुमान है, ये ध्यान रखिएगा। एक अनुमान है ये। ये कोई मतलब कि अ, वैज्ञानिक डेटा या मंत्रालय या किसी संसद द्वारा किसी प्रश्न का दिए गए उत्तर से रिलेटेड नहीं है, यह एक केवल अनुमान है। यह केवल अनुमान है। आगे देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के घटक क्या हैं? सबसे पहला है खाद्य एवं पेयजल पे आपका 45.9% का घटक है। पान, तंबाकू और मादक पदार्थ पर 2.4% का, वस्त्रों और फुटवियर पर आपका 6.5% है, ईंधन और बिजली पर 6.8% है, आवास पर 10.1% है और अन्य पर आप देखेंगे 28.8% है। भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के संदर्भ में देख लेते हैं क्या है। अगस्त 2023 में खाद्य मुद्रास्फीति 6.883% और खाद्य मुद्रास्फीति सॉरी अगस्त 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.8% और खाद्य मुद्रास्फीति 9.2% थी। और इस और परसेंट थी। इसे साल दर साल यानी YOY यानी ईयर ऑफ ईयर आधार पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में द्वारा मापा जाता है। हालिया मुद्रास्फीति रूप से हालिया मुद्रास्फीति मुख्य रूप से खाद्य और पेय पदार्थों की बढ़ती कीमतों के प्रभाव के कारण है, क्योंकि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट में खाद्य और पेय पदार्थों का भारांश 45.9% है। वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति के प्रमुख रूप में टमाटर, प्याज, अनाज, गेहूं और चावल, मसाले और दूध और डेयरी उत्पादन की बढ़ती कीमतों के कारण देखी गई है। गेहूं की कीमतों में वृद्धि के लिए जिम्मेदार घरेलू कारकों में आंशिक रूप से हीट वेव्स तथा बेमौसम बारिश शामिल हैं, जबकि इसके बाह्य कारकों में रूस यूक्रेन युद्ध जैसे कारणों का अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पे परिवर्तन शामिल है। जो उसमें कीमतों में वृद्धि हुई है उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक के साथ साथ आप जो भारत में हीट वेव और बेमौसम बरसात हुई है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है। भारत की खाद्य मुद्रास्फीति को दीर्घावधि में प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं वो देख लेते हैं। मानसून की अनियमितता जो जलवायु परिवर्तन में और बढ़ जाती है। वैश्विक कमोडिटी की कीमतें जिसमें खाद्य पदार्थों के साथ साथ कच्चे तेल की कीमत भी शामिल हैं। सरकारी नीतियां जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP भी शामिल है। अवसंरचना की उपलब्धता जिसमें भंडारण और वितरण की प्रणाली भी शामिल है। साथ ही आप इसमें देखेंगे विनिमय दर में उतार चढ़ाव जिससे कृषि व्यापार और अंततः कृषि वस्तुओं की के कीमतों कीमतों के प्रभावित करते हैं। कीटों और रोगों का प्रकोप फसलों की पैदावार और कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब कि सिर्फ केवल आप भारत में खाद्य मुद्रास्फीति के दीर्घकालीन प्रभाव में देखेंगे तो ये सब कारक आपको नजर आएंगे। फिर उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि जो हमारा खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय क्या क्या है। निर्यात पर रोक लगाया गया है। इसके तहत निर्यात प्रबंधन इसके लिए निर्यात प्रतिबंध लगाना, निर्यात शुल्क और न्यूनतम निर्यात मूल्य लागू करने जैसे उपाय किए गए हैं। कुछ हालिया उपाय में शामिल हैं गेहूं, टूटे हुए चावल और गैर बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाना। साथ ही आप देखेंगे पारबाइल्स राइस का 20% निर्यात शुल्क और प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाया गया है। साथ ही देखेंगे स्टॉक की सीमा देखेंगे गेहूं व्यापारियों और मिल मालिकों पर गेहूं के स्टॉक की अधिकतम सीमा लागू की गई है। बफर स्टॉक
सरकार ओपन मार्केट सेल्स स्कीम के तहत सर अनाज का बफर स्टॉक रखती है और उसके कुछ स्टॉक वितरण बिक्री के लिए निकालती है। खाद्य सुरक्षा योजना 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्य उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की गई है। किसानों को सीधे लाभ प्रदान करना, किसानों को सब्सिडी, आय सहायता और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद के तहत सहायता प्रदान की जाती है। आपूर्ति लक्ष्य आपूर्ति लक्ष्य के उपाय, इसमें कृषि उत्पादकता में सुधार, मार्केटिंग रणनीति, भंडारण, हाँ, फसल विविधीकरण और मूल्य आवर्धन को बढ़ावा देने शामिल हैं। वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति वर्तमान आप देखेंगे वर्तमान खाद्य मुद्रास्फीति प्रबंधन प्रणाली को लेकर चिंताएं क्या हैं? किसानों की आय में कमी है, नीतिगत पूर्वाग्रह है, किसानों पर अप्रत्यक्ष कर का बोझ ज्यादा बढ़ गया है। हैं? डीपिंग का प्रभाव मतलब कि लेके जो किसानों से लेके अपने पास रख लेते हैं वो है। सरकार निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ किसानों के लिए गारंटीकृत एमएसपी कम कीमत पर खुले बाजार में गेहूं के विक्रय कर रही है। ऐसे कदम को भारत के भीतर स्वयं सरकार द्वारा डीपिंग के रूप में देखा जाता है। डीपिंग के रूप में देखा जाता है जब किसी उत्पाद के जब किसी उत्पाद के आयातक देश में आयातित उत्पाद की कीमत निर्यातक देशों में उसी उत्पाद की कीमत से कम होती है तो उसे डीपिंग कहा जाता है। कहने का मतलब ये जब किसी उत्पाद के आयातक देश में आयातित वस्तु की कीमत निर्यातक देश में उसी उत्पाद की कीमत से कम होती है तो उसे डीपिंग कहा जाता है। मतलब ऐसा सोचिए कि अगर हमने अगर हमारे यहाँ चावल का रेट है 10, मान लीजिए कि चावल का रेट हमारे यहाँ 50 रुपए केजी है, 50 रुपए केजी चावल का रेट है। वहीं भारत अगर निर्यात कर रहा है चीन को, अगर ये चीन को कर रहा है निर्यात, तो चीन में इसकी कीमत को भारत रख दे 40 रुपए, तो ये 10 रुपए जो अपने यहाँ से कम बेचता है, डंपिंग की ड्यूटी जो 10 रुपए कम आई है, इससे ही डंपिंग कहते हैं। चाइना द्वारा अक्सर ये हरकत भारत में की जाती है जिससे किसी भी देश के निर्यात को मतलब आयात को प्रभावित किया जा सकता है। उसके बाद देखेंगे वैश्विक प्रभाव देखेंगे। भारत चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है जिसकी वैश्विक हिस्सेदारी लगभग 40% है। चावल पर भारत के निर्यात पर प्रबंधन से वैश्विक कीमत पर असर पड़ता है। इस तरह के आकस्मिक नीतिगत बदलाव वैश्विक खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालते हैं और एक विश्वसनीय निर्यातक के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को कमजोर करते हैं। प्रतिकूल प्रभाव के बिना खाद्य मुद्रास्फीति को बेहतर प्रबंधन कैसे करें? यानी कि प्रतिकूल प्रभाव के बिना खाद्य मुद्रास्फीति को बेहतर प्रबंधन कैसे करें? व्यापार नीति में संशोधन करके बढ़ती मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए संरक्षणवादी व्यापार नीति के बजाय व्यापार नीति को अनुकूलित किया जा सकता है। इसमें आयात शुल्क के उचित समय पर कटौती जैसे उपाय लागू किए जा सकते हैं। बफर स्टॉक सरकार को फसल कटाई के सीजन के दौरान टमाटर, आलू, प्याज अस्थिर कीमत वाली सब्जियों के लिए बफर स्टॉक बनाकर रखना चाहिए। इससे किसानों को फसल की प्रचुरता की अवधि की स्थिर कीमत प्राप्त करने में मदद मिलती है। कम उपज या त्योहारों के दौरान जब मांग अधिक हो तो कीमतों को कम करने के लिए इस स्टॉक को विक्रय हेतु
व्यवस्थित रूप से जारी किया जा सकता है। किसानों की आय सहायता आय में संभावित कमी की भरपाई के लिए सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली राशि 6,000 रुपए से बढ़कर 10,000 रुपए प्रति वर्ष कर सकती है। खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा ताजा उ, ताजा उपज पर मूल्य ताजा उपज पर मूल्य के द, के दब, दबाव के दौरान प्रसंस्कृत खाद्य उपभोक्ताओं के लिए एक व्यवहारिक विकल्प प्रदान कर सकती है। अनुसंधान और विकास उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अनुसंधान और विकास हेतु निवेश वर्तमान जीडीपी का जो 0.41% में वृद्धि की जानी चाहिए। नवीन कृषि पद्धतियों में सूखा प्रतिरोधी बीज के लिए अनुसंधान और विकास कार्य किए जा सकते हैं। इससे किसानों को बदलती परिस्थिति के रूप में अनुकूल किया जा सकता है। सिंचाई में वृद्धि मृदा की नमी का पता लगाने वाले सेंसर और डीप सिंचाई सहित सूक्ष्म सिंचाई और संरचना का विस्तार करके सिंचाई के कवरेज को बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से जो ये लेसन था कंप्लीट हुआ। 7वां चैप्टर ये है कृषि का डिजिटलीकरण। सुर्खियों में है, किस लिए देख लेते हैं। हाल ही में G20 ने दिल्ली घोषणा पत्र में किसानों द्वारा डिजिटल प्रौद्योगिकी के जिम्मेदार पूर्वसंधारणी और समावेशी उपायों तथा एग्रीगेटर स्टार्टअप में एमएसएमई को बढ़ावा देने हेतु प्रतिबद्धता जताई है। मतलब कि G20 के घोषणा पत्र में किसानों को डिजिटली प्रौद्योगिकी के जिम्मेदारी पूर्ण संसाधनों समावेशी उपयोगी तथा एग्रीटेक स्टार्टअप और एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी प्रतिबद्धता जगाई है। एग्रीटेक जो होता है, जो एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, उसे एग्रीटेक कहते हैं और ऐसे स्टार्टअप बहुत से आ रहे हैं, तो ये एग्रीटेक स्टार्टअप हुए। भारत में कृषि मशीनीकरण का स्तर 40% है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में 95%, ब्राजील में 75% और चीन में 57% की तुलना में काफी कम है। यानी भारत की कृषि में जो मशीनों का उपयोग किया जाता है वह केवल 40% किया जाता है। अमेरिका में सबसे ज्यादा किया जाता है, उसके बाद ब्राजील में। कृषि के डिजिटलीकरण के बारे में, इसका आशय कृषि उत्पादन प्रणाली में अत्याधुनिक डिजिटल तकनीकों के उपयोग से है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक, मानव रहित विमान प्रणाली, सेंसर और संरचना नेटवर्क आदि को कृषि उत्पादन में शामिल करना कृषि का डिजिटलीकरण कहलाता है। समस्त मूल श्रृंखला में कृषि का डिजिटलीकरण। किसान, खेत, फसल पहला, फिर संग्राहक केंद्र जो होते हैं, तीसरा आपका पैकेजिंग है, चौथा परिवहन। क्यूए टीम जो है इसको एक रिसर्च में डालेगी। आप इसको देख सकते हैं, ये एक रिसर्च क्षेत्र में जाएगा। रिसर्च के बाद ये प्रसंस्करण में जाएगा, फिर परिवहन में आएगा, फिर रिटेल आउटलेट में जाएगा। ग्राहक उत्पाद खरीदने के बाद या क्यूआर कोड स्कैन कर सकते हैं। ग्राहक हो गया, ये हो गया आपका क्यूआर कोड, ये हो गया आपका बार कोड। हाँ, डेटा सर्वर में जाएगा। इस प्रकार से ये पूरा कार्य चलेगा। फिर इसमें पहला क्या आएगा, किसान खेत फसल में आप देखेंगे पहले ऑप्शन में यूनिक आईडी कोड जारी करना, कैप्चर किए गए डेटा में शामिल करना, भौगोलिक स्थिति बताना, किसान खेत या फसल की जानकारी देना, प्रमाण पत्र दिखाना, संपर्क वितरण करना और पंजीकृत संख्या करना। इस संग्राहक केंद्र में क्या होगा, उपज वितरण का रिकॉर्ड जैसे किसान का नाम, फसल किस्म, तिथि, भंडारण क्षेत्र और मात्रा। और पैकेजिंग से क्या होगा, निर्माता संख्या, आईडी की लेबलिंग होगी, वजन देखा जाएगा। चौथा होगा
लॉजिस्टिक वितरण और परिवहन प्रबंधन से रिलेटेड। भारत के ने कृषि में डिजिटलीकरण का महत्व क्या है? कृषि मूल्य की श्रृंखला में सबसे पहला महत्व इनपुट की आपूर्ति होगी। डिजिटलीकरण सही समय पर उर्वरक, कीटनाशक, पानी आदि जैसे इनपुट संसाधनों को अनुकूलित करने में मदद करता है। उदाहरण के लिए कृषि डेटा में एआई का उपयोग करना। उत्पादन में इससे परिचालन क्षमता बढ़ेगी तथा साथ ही कार्यबल तथा श्रम की आवश्यकता कम होने के कारण कृषि उत्पाद की लागत कम हो जाती है। उदाहरण के लिए कृषि संयंत्र पर उपज मिशन जो है आपका वो देखेंगे। व्यापार, इससे क्या होगा, जो बिचौलिए का खतरा होता है वो समाप्त हो जाएगा। इसके लिए ई नेम जैसी प्रणाली लानी पड़ेगी। जो राष्ट्रीय कृषि बाजार ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल है। भंडारण, अगर हम भंडारण उचित तरीके से कर पाएंगे तो उसमें पता चल जो उसमें अगर हमें भंडारण तिथिवार पता रहेगा और क्या क्या चीज उसमें भंडारित है उससे पता चल रहेगा, तो उससे एक ये नुकसान नहीं होगा कि फसल की विफलता, कम उपज, कीटों का जैसे उपयोग हुआ है वो फसल खराब नहीं होगी। इस साथ ही साथ इस तरह का जब वातावरण रहेगा तो बेहतर गवर्नेंस भी जो एक महत्वपूर्ण पहलू बनकर आएगा। के साथ ही साथ जब बेहतर गवर्नेंस होगा तो सामाजिक सुरक्षा या सामाजिक लाभ भी किसानों तक और अच्छे से पहुंचेगा। लेकिन इसके साथ साथ भारत में कृषि के डिजिटलीकरण के साथ साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां क्या हैं? डिजिटल तकनीकों की जानकारी का अभाव है। जो हमारे प्यारे किसान भाई हैं उनके अंदर जो जो इंटरनेट की एआई का उपयोग करके जो आप अपने कृषि में निवेश कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी कम है। साथ ही साथ डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग भी कम से कम किया जाता है। हाँ, और इसमें स्टार्टिंग में देखेंगे जब आप डिजिटलीकरण करेंगे तो शुरुआती चरणों में बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता रहेगी। मतलब एक बड़ा सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्च होगा, जो लघु और सीमांत किसानों के लिए वहन करना मुश्किल हो सकता है। भूमि जोत या खंडों में विभाजित होना डिजिटलीकरण की एक प्रमुख चुनौती का विषय है क्योंकि यह प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को कठिन बना देता है। इसमें देखेंगे बेरोजगारी बढ़ने की संभावना भी हो जाएगी। एग्रीटेक जो स्टार्टअप अभी शुरुआती चरण में है, इनमें अत्यधिक विश्वास करना या इनके बारे में जानना अभी उतना उचित नहीं है भारत के लिए। आगे की राह देख सकते हैं। इसमें नवीन उत्पादों तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करानी चाहिए। किफायती लागत पर प्रौद्योगिकी को सभी के बीच कहते हैं वितरित करना चाहिए। छोटे प्लांट लगा के हार्डवेयर जैसे पोर्टेबिलिटी हार्डवेयर मॉडल को तैयार करना चाहिए। ये सब इसके विकल्प हो सकते हैं और बाकी इसमें कुछ नहीं है। भारत में कृषि में शामिल प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल क्या हो सकता है ये दे सकते हैं। इसी इसी यांत्रिकरण होगा जैसे ड्रोन और रोबोटिक के द्वारा। हाँ, जलवायु स्मार्ट कृषि होगी, जैव प्रौद्योगिकी और अनुवांशिकी संशोधन होगा, बा बायो फोर्टिगेशन होगा, डिजिटली प्रौद्योगिकी में एआई, रोबोटिक, सेंसर, बिग डेटा, ब्लॉकचेन जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग का उपयोग हो सकता है। ये देख सकते हैं आप। 8वां टॉपिक है राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति। मतलब लॉजिस्टिक मतलब कि जो सामान को एक हब में रखना, उसको एक से दूसरे ओर भेजना, ये सब लॉजिस्टिक में आता है आपका। हाल ही में राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की शुरुआत का 1 वर्ष पूरा हो गया। भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र देख लेते हैं। उत्पादन तथा उपभोग, भंडारण बिंदु, मूल्यवर्धन और संबद्ध सेवाओं में के बीच माल का परिवहन एवं प्रबंधन जो है लॉजिस्टिक कहलाता है। लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सड़क, रेलवे, शॉपिंग, अंतर्देशीय जलमार्ग, हवाई मार्ग, पाइपलाइन आदि से जुड़े बंदरगाह, स्टेशन, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, गोदाम आदि शामिल हैं। प्रमुख पहले देख सकते हैं। 259.5 बिलियन डॉलर वर्ष 2022 में भारतीय लॉजिस्टिक क्षेत्र का मूल था। 38वीं रैंकिंग थी विश्व में। विश्व बैंक ने लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में 2023 में भारत की रैंकिंग जो है वो 38वीं रखी थी। जीडीपी का 13 से 14% भारत के लॉजिस्टिक क्षेत्र से आता है। ये ध्यान रखना है, बहुत बड़ा क्षेत्र लेता है जीडीपी का लॉजिस्टिक क्षेत्र। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के बारे में देख लेते हैं। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी सितंबर 2022 में जारी की गई थी। इसका उद्देश्य
देश भर में वस्तुओं के निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना तथा घरेलू और वैश्विक बाजार में भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है। इसके विजन हैं एकीकृत, निर्बाध, दक्ष, विश्वसनीय, हरित, संधारणी और लागत प्रभावी लॉजिस्टिक नेटवर्क के माध्यम से आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देना। इसके लिए सर्वोत्तम प्रौद्योगिकी, प्रक्रिया और कुशल जनशक्ति का लाभ उठाया जा सकता है। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का लक्ष्य क्या है? भारत में लॉजिस्टिक की लागत को 2030 तक विश्व मानकों के अनुरूप करना है। लॉजिस्टिक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रैंकिंग में सुधार करना तथा 2030 तक भारत को शीर्ष 25 देशों में शामिल करना है। एक दक्ष लॉजिस्टिक इकोसिस्टम की स्थापना के लिए डेटा आधारित निर्णय समर्थन प्रणाली का विकास करना है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति की क्रियान्वयन। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए व्यापक लॉजिस्टिक एक्शन प्लान शुरू किया गया है। इसमें कुछ निर्धारित कार्य क्षेत्र के लिए अलग-अलग उपाय की पहचान की गई है। इन्फोग्राफिक देखिए। जो आपको लॉजिस्टिक के 8 क्षेत्र इसमें बताए गए हैं आपको व्यापार के लॉजिस्टिक एक्शन प्लान ये है। एकीकृत लॉजिस्टिक प्रणाली, भौतिक संपत्ति तथा मानकीकरण तथा सेवा गुणवत्ता मानकों का बेंचमार्किंग करना, लॉजिस्टिक मानव संसाधन विकास और क्षमता निर्माण, राज्य की भागीदारी, एक्जिम, निर्यात और आयात लॉजिस्टिक, सेवा सुधार फ्रेमवर्क, कुशल लॉजिस्टिक के लिए क्षेत्रक योजना, लॉजिस्टिक पार्कों को विकास की सुविधा देना। नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत अब तक हुई प्रगति, घटक वितरण और प्रगति ये आप देख सकते हैं। डिजिटलीकरण में हुआ है, निर्यात आयात पे लॉजिस्टिक हुआ है, राज्यों की भागीदारी पड़ी है, इसमें मुद्दे भी कुछ हैं वो भी देख सकते हैं। इसमें चुनौतियां क्या है? लॉजिस्टिक क्षेत्र बिखरा हुआ है। सबसे पहले ये अलग-अलग देशों मतलब अलग-अलग क्षेत्रों में है, जिससे नियंत्रित करना मुश्किल है आपका। लॉजिस्टिक के मानकीकरण के अभाव के चलते अंतर संजाल या आपसी समन्वय की कठिनाई आती है। लॉजिस्टिक क्षेत्रों में कुशल कार्यबल का अभाव है। लॉजिस्टिक क्षेत्रों में राज्यों के बीच समन्वय की भी कमी आप देखेंगे। इस तरह की कमियां हैं। आगे की राह में आप कह सकते हैं एक बेहतर रोड मैप और क्रियान्वयन कर सकते हैं। भारत की निर्यात आयात एक्जिट कनेक्टिविटी की अवसंरचना और प्रक्रिया संबंधित कमियों को दूर करना चाहिए। हाँ, कुशल लॉजिस्टिक क्षेत्र के विशेषज्ञ की और एक योजना बनानी चाहिए और इसकी भूमिका है क्रियान्वयन में राज्यों की भूमिका क्या हो सकती है ये आप देख सकते हैं, जो कि मेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड है। फिर आपका टॉपिक आता है अंतर्देशीय जलमार्ग आएगा। हाल ही में परिवहन, पर्यटन और सांस्कृतिक पर संसदीय स्थायी समिति ने मौजूदा और नए राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास एवं विस्तार पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। अंतर्देशीय या अंतरस्थलीय जल परिवहन के बारे में। अंतर्देशीय जल परिवहन ईंधन की कम खपत करने वाला, पर्यावरण अनुकूल और लागत प्रभावी परिवहन का एक तरीका है। भारत में परिवहन योग्य जलमार्ग की लंबाई लगभग 14,500 किलोमीटर है। इसमें नदियां, नहरें, बैकवाटर, क्रिक आदि शामिल हैं। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार केवल राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित जलमार्ग ही केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शेष जलमार्ग संबंधित राज्य सरकार के अधिकार में आते हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन का महत्व, लागत का कम होना। जाहिर सी बात है अगर पानी में चलेगा बहाव के हिसाब से उसमें लागत में कमी आएगी। हाँ, और पर्यावरण के अनुकूल है, प्रदूषण नहीं होता है, इसमें बहुत कम होता है। CO2 उत्सर्जन के मुकाबले 50% कम होता है। सामरिक महत्व भी है कि एक देश एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो उसमें रणनीतिक और आर्थिक महत्व भी बढ़ेगा। इसके साथ-साथ अन्य लाभ में ये देखेंगे आप सड़क और रेल मार्ग पर दबाव भी कम होगा। इसमें सड़क में भीड़-भाड़ और दुर्घटना भी कम होगी। साथ ही साथ पर्यटन और मनोरंजन भी इसमें बढ़ेगा। इंटर वाटर जो पॉलिसी के विकास से जुड़े मुद्दे क्या हैं? परियोजनाओं का उपयोग ना होना। हाँ, इसमें अधिसूचित 111 राष्ट्रीय जलमार्ग में से केवल 23 ही चालू अवस्था में है। धन और कर्मचारियों की कमी
के कारण 63 राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास रुका हुआ है। सड़क और रेल प्रणाली की तुलना में कम निवेश है इसमें। जितना हम लोग सड़क या रेल पे निवेश करते हैं उसमें बहुत ही कम है इसमें। जलमार्ग के विकास में धीमी गति इसका एक महत्वपूर्ण कारक है। हाँ, भीतरी इलाकों में खराब कनेक्टिविटी है। जहाजों के उपकरण में उच्च लागत की है। साथ इसमें ये दिया है कि आप जानते हैं, भी देख लेते हैं। भारत में माल ढुलाई में जलमार्गों की हिस्सेदारी लगभग 2% है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 4%, नीदरलैंड में 49% है और चीन में 14%, वियतनाम में 48%। सबसे ज्यादा वियतनाम में है, जो अंतरजलीय रूप से होता है, व्यापार होता है, और इसमें कुछ खास नहीं है। ये देख लेते हैं, भारत के कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग देख लेते हैं। जलमार्ग एक है जो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली है, हल्दिया से इलाहाबाद तक की। दूसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 2, ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। तीसरा है राष्ट्रीय जलमार्ग 3, पश्चिमी तट नहर पर है आपका। चौथा राष्ट्रीय जलमार्ग है आपका कृष्णा नदी पर। और पांचवा जो आपका जलमार्ग है वो मंगला गाड़ी से पंकोला होते हुए धमरा धमरा पाराडीह तक है। और इसमें कुछ खास इसमें नहीं है, मैंने देखा था इसको। अब ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट योजना है, ये देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की थी। पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में देख लेते हैं। इस योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को उनके पारंपरिक उद्योग और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए शुरुआत से अंत तक पूरी सहायता देने का लक्ष्य रखा गया है। याद रखिए, शुरुआत से अंत तक इसमें शुरुआत से अंत तक पूरी तरह से सहायता देने का लक्ष्य रखा गया। इसका उद्देश्य क्या है? ये देख लेते हैं इस योजना का। यह इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को विश्वकर्मा कार्मिकों के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी। कार्मिकों को डिजिटल सशक्तिकरण और डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्हें विकास के नए अवसर उपलब्ध करने में मदद करने के लिए ब्रांड एवं प्रचार और बाजार तक सरल पहुंच हेतु प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा। योजना के प्रकार, यह केंद्रीय क्षेत्रक की एक योजना है। कैसी योजना है? केंद्र की एक योजना है। योजना की अवधि क्या है? वित्त वर्ष 23-24 में से लेके 27-28 तक की है। नोडल एजेंसी क्या है? सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय द्वारा है। इस योजना के प्रबंध संयुक्त रूप से एमएसएमई, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और वित्त मंत्रालय तथा कार्यरत वित्तीय सेवा विभाग द्वारा किया जाएगा। पंजीकरण, इस योजना के लिए बायोमेट्रिक आधारित पीएम विश्वकर्मा पोर्टल पर मुफ्त रजिस्ट्रेशन, याद रखिएगा, मुफ्त रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके तहत रजिस्ट्रेशन की सुविधा कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध कराई जाएगी। मान्यता देना, इसके तहत पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड प्रदान करके कारीगरों और शिल्पकारों को मान्यता दी जाएगी। दृष्टिकोण क्या है इसमें? इस योजना के से गुरु शिष्य परंपरा और पारंपरिक कौशल की पारिवारिक आधारित विरासत को मजबूत किया जाएगा और उसे बढ़ावा दिया जाएगा। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में शुरू की जाएगी। इस चरणबद्ध तरीके से जिला स्तर पर पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लागू की जाएगी। पात्रता के मापदंड, लाभार्थियों के लिए न्यूनतम 18 वर्ष होने चाहिए। इसमें हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाले कोई कारीगर या शिल्पकार होना चाहिए। याद करना है, हाथ या औजार से होने चाहिए, कोई मशीनीकरण वाला कोई काम नहीं होना चाहिए। लाभार्थियों को इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त 18 परिवार आधारित पारंपरिक व्यवसाय में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए। लाभार्थियों को पिछले 5 सालों में स्वरोजगार व्यवसाय विकास के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की इस तरह की क्रेडिट आधारित योजनाओं से ऋण ना लिया हो। मतलब कि अपने कार्य को करने के लिए किसी भी प्रकार से सरकार द्वारा क्रेडिट आधारित योजना का ऋण ना लिया हो। जैसे कि हमारा आया था ना एक मुद्रा योजना, उसके तहत उससे लोन ना लिया हो। अन्य योजनाओं में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, पीएम स्वनिधि मुद्रा योजना आदि हैं।
सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्य इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। जो मतलब सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के लोग ऐसे में पात्र नहीं होंगे। इस योजना के तहत लाभ परिवार के किसी एक सदस्य को दिया जाएगा। तब पूरे परिवार में नहीं बाँटा जाएगा। इस योजना से जो लाभ हो किसी एक परिवार किसी एक सदस्य को दिया जाएगा। इस योजना में एक परिवार के तहत पति, पत्नी और उसके अविवाहित बच्चों को शामिल किया गया है। मतलब कि जो इसमें परिवार माना गया है, वह परिवार में पति, पत्नी और अविवाहित बच्चे हैं। अगर बच्चों का विवाह हो गया तो वो अलग परिवार के रूप में देखा जाएगा। आवश्यक दस्तावेज क्या है? इसके लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक विवरण, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे। ऋण देने वाली संस्था अनुसूचित वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एनबीएफसी और सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं होंगे। जो हमारे 18 पारंपरिक व्यवसाय हैं उनको देख लेते हैं। माफ करिएगा। पहला है बढ़ई, फिर नाव बनाने वाले, बढ़ई, नाव बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, लोहार, हथौड़ा, टूल किट निर्माता 2 बार हो गए हैं, ये पास अलग-अलग है लेकिन ताला बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार जो हैं आपके वो, मोची, जूता बनाने वाला जूता का कारीगर जो है, राजगीर मिस्त्री, ढलाई, चटाई, झाड़ू बनाने वाले और जूट बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले मालाकार, धोबी, दर्जी और मछली पकड़ने का जाल बनाने वाले। योजना का लाभ मार्केटिंग से संबंधित सहायता। इस योजना के लिए नेशनल कमिटी फॉर मार्केटिंग द्वारा सेवाएं दी जाएंगी। इन सेवाओं में गुणवत्ता का ब्रांडिंग और विज्ञापन, ई कॉमर्स लिंकेज, व्यापार मेले में विज्ञापन, प्रचार व अन्य मार्केटिंग गतिविधियों से संबंधित सहायता शामिल है। सस्ता ऋण है। ऋण सहायता से इस क्षेत्र में फिर से मजबूती मिलेगी। सम संप्रासित या जमानत रहित उद्यम विकास ऋण। योजना के लाभार्थियों को पहले चरण में 1 लाख रुपए का ऋण दिया जाएगा, जिसे 18 महीने में पुनर्भुगतान करना पड़ेगा। इसके दूसरे चरण में लाभार्थियों को 2 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, जिसे 30 माह में पुनर्भुगतान करना रहेगा। ब्याज की रियायती दर क्या है? लाभार्थियों को 5% की वार्षिक ब्याज दर से ऋण का पुनर्भुगतान करना होगा। इसके लिए ऋण पर दी गई 8% की ब्याज छूट पर भुगतान जो किया जाएगा। ऋण के लिए गारंटी शुल्क या भुगतान केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। कौशल को बढ़ाना है। इसके तहत 5 से 7 दिनों तक बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिन या उससे अधिक की अवधि पर एडवांस प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण अवधि के दौरान 500 रुपए प्रति दिन के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा। और समग्र सहयोग प्रणाली का निर्माण करना है। डिजिटली लेन-देन को प्रोत्साहन देना है। पारंपरिक संरक्षण देना है, लैंगिक न्याय और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है। ये सब है। महिलाओं पुरुषों को एक बराबर रोजगार मिलना चाहिए। चिंताएं क्या है? शिल्प क्षेत्र से संबंधित उपलब्ध डेटा नहीं है हमारे पास। जाति आधारित व्यवसाय के बारे में संबंधित डेटा नहीं है। प्रशिक्षण के रूप में गुरु एंड मास्टर को गैर मान्यता, मतलब कौन मास्टर है, कौन कैसा होगा, कोई उसकी मान्यता प्राप्त नहीं है। आर्थिक व्यवहार्यता में भी कमी आएगी। आगे की राह में देख सकते हैं मानक और प्रमाणन के बारे में, नए बाजार के बारे में देख सकते हैं। अब संक्षिप्त सुर्खियां जो हैं हमारा आएगा, अगला टॉपिक रहेगा संक्षिप्त सुर्खियां, जिसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।